ओके, सो लास्ट लेक्चर में गाइस हमने राउटिंग के बारे में देखा था। देन वी सॉ द एरर डिटेक्शन मेथड्स, राइट। एरर डिटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, हमने देखा था। चेकसम वाला मेथड देखा था हमने, चेकसम वाला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने राउटिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गाइस रैंडम टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में रहेगा, इंटरनेट के बारे में ज़्यादा रहेगा यहाँ से, राइट। यहाँ से इंटरनेट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें रहेगी। सो कीप योर माइंड ओपन, ठीक है। कोई भी डाउट्स आते हैं जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। नाउ सो गाइस टीसीपी आईपी के बारे में आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। टीसीपी आईपी होता क्या है? टीसीपी आईपी गाइस बेसिकली क्या होता है, एक सूट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल्स का एक पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। नाउ आप पूछोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब समझ लो हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा फोन है, हमारा स्मार्टफोन है, एनीथिंग। अब होता क्या है कि मैं अपने लैपटॉप से कोई डिटेल्स तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है। सो अभी क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, जब मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस डेटा को इस तरीके से एनक्रिप्ट करना है कि ताकि तुम उस चीज को डिक्रिप्ट कर पाओ, उस चीज को डिक्रिप्ट भी कर पाओ। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर समझ लो मैं अभी राजस्थान में हूँ तो मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो मैं राजस्थानी मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी तेजस है, वो राजस्थान का है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तेजस को समझ में आएगा, लेकिन फैज को, निशित को, तनिष को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको मारवाड़ी नहीं आती है। सर मेरे को भी आएगा। अच्छा, निशित को भी आती है, चलो ठीक है। निशित को भी समझ में आएगी, फैज और तनिष को नहीं समझ में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, ठीक है, वो मेरी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो इस तरीके की है कि हम चार में से, हम पांचों में से दो को समझ में आएगी, निशित को और तेजस को। इसका मतलब डिक्रिप्शन की जो टेक्निक है वो सिर्फ निशित और तेजस के पास है, फैज और तनिष के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कम्युनिकेशन इस तरीके से करना है, मेरे को कम्युनिकेशन इस तरीके से करना है कि तुमको चारों को समझ में आए, तुमको चारों को समझ में आए। अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है गाइस, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर गाइस हमारा कम्युनिकेशन होता है। मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, आपके पास सारी डिटेल्स पहुंच रही है, ठीक है। तो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है ना गाइस, इस कम्युनिकेशन के गाइस जो प्रोटोकॉल्स है वो इस तरीके से सेट किए गए हैं कि जब मैं कोई भी चीज यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एनकोड करके भेज रहा हूँ हमारे नेटवर्क के ऊपर, सेम टेक्निक यूज हो रही है तुम्हारे पास जो रिसीव हुआ है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। एरर डिटेक्शन ये सारी चीजें अलग है कि रिसीव होने के बाद एरर क्या आ रहा है, वो बाद की बातें हैं कि चेक करना है कि रिसीव होने के बाद। लेकिन जो रिसीविंग वाला पार्ट है उधर आता है हमारा टीसीपी आईपी। तो ये बोलता क्या है गाइस, टीसीपी आईपी किस लिए यूज होता है? प्राइमरी और सोल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड से होना चाहिए, वो डिस्क्राइब करता है मेरा टीसीपी आईपी। और गाइस टीसीपी आईपी जो होता है वो आज के सारे स्मार्ट डिवाइसेस, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस रहते हैं उनके अंदर इंस्टॉल होके आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास कोई भी डिवाइस आता है, लेट इट बी स्मार्टफोन और कंप्यूटर और लैपटॉप, तो गाइस हमें टीसीपी आईपी से रिलेटेड कुछ वहां पे सेट नहीं करना पड़ता है, राइट। हमें भी टीसीपी आईपी से रिलेटेड कुछ नहीं सेट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो ऑटो जनरेटेड सेट होके आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सारी चीजें गाइस, दुनिया में सारे स्मार्टफोन, पूरा इंटरनेट, वो गाइस पूरा टीसीपी आईपी फॉलो करता है। टीसीपी आईपी फॉलो करता है गाइस, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, करंटली इंटरनेट फुल्ली सपोर्ट्स टीसीपी आईपी। और कौन सा वर्जन सपोर्ट करता है गाइस? IPv4। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि IPv4 का मतलब क्या होता है। इंटरनेट फुली सपोर्ट करता है टीसीपी आईपी को। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंटरनेट अडेप्ट भी करने लग गया है टीसीपी आईपी वर्जन IPv6। इसको भी हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आपको यहाँ से दो चीजें तो पता चल गई है दैट दो वर्जन होते हैं टीसीपी आईपी के अंदर, एक होता है वर्जन 4 और वर्जन 6। ये दो वर्जन होते हैं हमारे टीसीपी आईपी के अंदर। तो यहाँ पे गाइस टीसीपी आईपी क्या होता है, सूट होता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल इसको आप बोल सकते हो,
जो कि हेल्प करता है हमारे दुनिया के सारे स्मार्ट डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, और उससे कोई भी डिटेल्स हमको मिल रही है, रिसीव हो रही है, सेंड करने के लिए, सारी चीजें हमारे इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अब यहाँ पे टीसीपी आईपी देखो एक चीज है, उसके बाद स्लैश डाल के आईपी है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं। टीसीपी गाइस क्या इंश्योर करता है? टीसीपी इंश्योर करता है कि एक रिलायबल कम्युनिकेशन सेट करे यूजिंग पोर्ट्स, जो हमारे कम्युनिकेशन पोर्ट्स होते हैं, हमारा इंटरनेट का पोर्ट होता है या हमारा कोई भी टाइप का पोर्ट होता है, राइट, हमारा कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट पोर्ट हो गया, देन मेरा वाईफाई हो गया, वाईफाई अडाप्टर हो गया, कम्युनिकेशन किसी के भी बीच में, तेजस कम्युनिकेशन जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है, अब जैसे कि क्या है, मैं यहाँ पे बैठ के तुमको लाइव लेक्चर्स का लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अब हो क्या रहा है कि अगर मैंने हॉटस्पॉट से पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो हॉटस्पॉट से क्या है, हॉटस्पॉट से तुम्हारे पास एनकोड होके जा रहा है, दो चीजें जा रही हैं, एक जो मैं यहाँ से स्क्रीन तुमको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो, और दूसरी मेरी वॉइस, वो यहाँ से कैसे हो रही है, सेंड हो रही है कैसे, मेरी पूरी वॉइस है, जो भी डेटा भेजना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, इंटरनेट के थ्रू भेजा। अब यहाँ से जब मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, अब जो चीज मैंने यहाँ पे बताई, अगर मैं किसी एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ, तो तेरे को और सिर्फ निशित को समझ में आएगी, साहिल, तनिष, फैज को समझ में नहीं आएगी। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ वही टेक्नोलॉजी तुमको भी यूज करनी पड़ेगी फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वही होता है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेरा डिवाइस यूज कर रहा है वही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके डिवाइस को भी यूज करनी है, ठीक है। अभी सेम चीज आगे देखो, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एंड्रॉइड और एप्पल अलग हो गया, गाइस वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिर भी सेम है। एग्जाम्पल क्या है गाइस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज एन नेट, अब देख लो, एंड्रॉइड में भी 4G नेट चलता है, आईफोन में भी 4G नेट चलता है, नेट की टेक्नोलॉजी सेम है, ऑलराइट, नेट का दोनों का सेम चीज यूज होता है। कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या देखते हो, कम्युनिकेशन के अंदर आईफोन भी टीसीपी आईपी यूज करता है, मेरा लैपटॉप भी टीसीपी आईपी यूज करेगा, मेरा एंड्रॉइड फोन भी टीसीपी आईपी यूज करेगा। तो यहाँ पे देखो कौन से डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन, दुनिया का कोई भी डिवाइस होने दो, स्मार्टफोन हो गया आपका, वो भी टीसीपी आईपी पे काम करता है, आपका लैपटॉप हो गया वो भी टीसीपी आईपी पे काम करता है, आपका कंप्यूटर हो गया वो भी टीसीपी आईपी पे ही काम करता है, ठीक है, वो सारी चीजें गाइस इसी के ऊपर काम करती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या पोर्ट यूज करता है टू डिलीवर पैकेट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर क्या पोर्ट हो रहा है जहां से तुमको डिटेल्स मिल रही है, तुम्हारा वाईफाई अडाप्टर, मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट से डिटेल जा रही है, सिमिलरली जब मैं वापस भी रिसीव करूंगा ना कुछ मैं वापस भी रिसीव करूंगा, तो वहां पे मेरा क्या है, यहाँ पे वाईफाई अडाप्टर है, मेरा पोर्ट जो भेज रहा है और रिसीव कर रहा है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के पीछे जो लैन वायर लगता है RJ45, तो वो RJ45 गया है गाइस, पोर्ट है, और ये पोर्ट क्या है, कंपैटिबल होता है टीसीपी आईपी को सपोर्ट करने के लिए। और गाइस ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये गाइस कुछ भी सेंड करने से पहले ये क्या करता है, कनेक्शन बिल्डअप करता है, ये क्या करता है, बिफोर सेंडिंग टू द डेस्टिनेशन, ये क्या करता है, पहले कनेक्शन बिल्डअप करता है। अब देखो टीसीपी आईपी काम कैसे करता है, टीसीपी आईपी गाइस क्या करता है, हमारे डेटा को फ्रैगमेंट करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, उसको भेजता है, और रिसीविंग एंड पे क्या करता है, रिसेंबल भी करता है, रीअसेंबल भी करता है, ठीक है। सिमिलरली गाइस टीसीपी आईपी किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जो भी पैकेट्स मुझे रिसीव हुए हैं या जो भी पैकेट्स मैंने भेजे हैं, रिसीविंग एंड पे उन पैकेट्स को सीक्वेंस में लगा के मेरे डेटा को वापस से रिक्रिएट करना। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा तो छोटे छोटे सेगमेंट्स फ्रैगमेंट्स में आया है, अब उस डेटा को कंबाइन करके उसको एक सिंगल यूनिट में बनाना। सिमिलरली यहाँ से जब मैं सेंडर साइड पे जब भेज रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी डेटा मैं भेज रहा हूँ उसके छोटे छोटे पीसीस के अंदर उसको डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि मेरे रिसीविंग एंड पे वो चीजें वापस से रीअसेंबल हो सके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सीक्वेंसिंग फंक्शन, यानी कि उन पैकेट्स को सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर करना ताकि हमारे रिसीविंग एंड के अंदर रीअसेंबलिंग करेक्टली हो पाए। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इन कनेक्शन देयर मस्ट बी अ हैंडशेक प्रोसेस। तो गाइस टीसीपी आईपी किस पे काम करता है गाइस, हैंडशेक प्रोसेस पे काम करता है। हैंडशेक प्रोसेस का मतलब गाइस क्या होता है
कि जब भी मैं तुम्हारे पास कुछ डिलीवर करने जा रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हारे पास कुछ सेंड करने जा रहा हूँ, बिफोर सेंडिंग, जब मेरा डिवाइस आपके पास कुछ भेजने की कोशिश करेगा या भेजेगा, बिफोर दैट क्या होगा, एक हैंडशेक प्रोसेस होगा। ये गाइस सब ऑनलाइन होता है, ये जो सारा प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन होगा। ये हैंडशेक प्रोसेस होगा गाइस। ये हैंडशेक प्रोसेस क्या करेगा, रिसीविंग एंड सेंडिंग साइड के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन होगा गाइस। ये क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। और इनके बीच में गाइस क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल्स एक्सचेंज होंगे, डेटा एक्सचेंज होंगे। अब ये चीज गाइस हमने प्रायर हमारे टॉपिक्स में पढ़ लिया है कि कैसे एक्सचेंज होंगे, कि मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा, वहां से वो रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट देगा, यस मैंने डेटा रिसीव कर लिया है। जैसे उसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास वापस आएगा, मैं सेकंड पैकेट भेजूंगा। तो ये तो क्या हो गया, ये वे ऑफ सेंडिंग हो गया, ये वे ऑफ सेंडिंग हो गया। लेकिन जो गाइस जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करने की किस तरीके से भेजना है, हमको बिट्स में भेजना है, कितने बिट्स में भेजना है, उसके साथ क्या क्या डिटेल भेजनी है, उसके साथ क्या क्या डिटेल भेजनी है फॉर अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये क्या कौन डिसाइड करता है गाइस, टीसीपी डिसाइड करता है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा डिसाइड करता है गाइस। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल गाइस आप देख सकते हो, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन पे काम करता है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूडीपी। गाइस यूडीपी क्या होता है, ये भी टीसीपी आईपी की तरह ही होती है। ओनली थिंग इज गाइस कि इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसके लिए क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होता है। और इसी के अंदर गाइस कोई हैंडशेक प्रोसेस नहीं होता है, इसके अंदर गाइस ये हैंडशेक प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैं डेटा भेजते जाता हूँ, रिसीव होता है, जो डेटा पैकेट रिसीव नहीं होता है वो पैकेट की लिस्ट मुझे वापस रिटर्न में मिलती है, एंड फिर बाद में मैं वो पैकेट्स को बाद में भेजता हूँ। तो यहाँ पे गाइस यूडीपी क्या है, यूडीपी को आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये वायरलेस के अंदर यूज होता है, ठीक है, टीसीपी आईपी वायर्ड के अंदर यूज होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, इसका मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करता है, ये डायरेक्टली भेजता जाता है। ये क्या करता है गाइस, डायरेक्टली भेजता जाता है, रिसीवर अपने साइड पे रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जब उसके पास जो डेटा नहीं आता है उसका वो बताता है कि भाई ये डेटा मेरे पास नहीं आया है, यूडीपी उसको देखता है और वो सारी डिटेल्स वापस भेज देता है। तो ध्यान क्या देना है गाइस, यहाँ पे टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी के अंदर गाइस क्या होता है, हैंडशेक प्रोसेस होता है, यूडीपी के अंदर हैंडशेक प्रोसेस नहीं होता है। ये क्या करता है, रिलेटिव ट्रांसफर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, बिकॉज ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो गाइस यहाँ पे जो डेटा भेजते हैं हम लोग, जो हमने डेटा भेजा है वो क्या है, हमारा लेस अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, छोटा डेटा हम भेजते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी समझ में आया, अभी टीसीपी आईपी समझ में आया, जूम आउट कर लो। यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी समझ लिया है, देखो आप लोगों ने टीसीपी एंड यूडीपी समझ लिया है। अब आईपी क्या होता है गाइस, आईपी होता है, ओके, अभी समझ लो कि मेरे को कोई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्रॉड एग्जांपल मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। सो टीसीपी आईपी का एग्जांपल देखो मैं कैसे देता हूँ। अभी क्या है कि समझ लो मुझे कुछ डेटा भेजना है आपके पास, ठीक है, मुझे कुछ डेटा भेजना है। तो डेटा को भेजने का प्रोसेस क्या रहेगा, समझ लो मैं यहाँ पे कुरियर वाला हूँ, ठीक है, मुझे कुरियर भेजना है यहाँ से, ठीक है। अब जब मुझे कुरियर भेजना है तो मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी सबसे पहले देखो, अगर मुझे कुरियर भेजना है तो मुझे पता होना चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा मेरे कुरियर की डिटेल्स के ऊपर, उसके ऊपर भेजना पड़ेगा साथ में कुरियर के साथ। देन मुझे भेजना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे भेज रहे हैं और कौन रिसीव करेगा वहाँ पे, ठीक है। देन मुझे भेजना पड़ेगा कि भाई पैकेट कहाँ से जनरेट हो रहा है, मतलब मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, कि डेस्टिनेशन वाले को भी पता रहना चाहिए भाई कहाँ से आ रहा है। उसके बाद कौन बंदा ये लेके जाएगा, कौन बंदा ये लेके जाएगा, कौन से डिवाइस के अंदर या कौन से मीडियम के थ्रू जाएगा, क्या वो एयरपोर्ट के थ्रू जाएगा, रोड के थ्रू जाएगा या ट्रेन के थ्रू जाएगा, इन 3 के थ्रू वो पार्सल जा सकता है ना। अगर जाएगा
तो कौन सा स्पेसिफिकली डिवाइस का कुछ नंबर होगा, अगर एयरलाइंस के थ्रू जा रहा है तो कौन सी एयरलाइंस के थ्रू जा रहा है, अगर ट्रेन के थ्रू जा रहा है तो कौन सा ट्रेन नंबर है उसका, अगर बस से जा रहा है तो बस का क्या नंबर है, ये चीज होने के बाद कौन सा रूट वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स जब मुझे कुरियर भेजनी है तो गाइस बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, अब जैसे कि रिसीविंग एंड पे वो पहुंचा, अब रिसीविंग एंड पे जब वो पहुंचेगा तो देखेगा भाई, चेक करेगा कि मेरे लिए आया है कि नहीं, तो डेस्टिनेशन एड्रेस देगा, यस मेरे लिए आया है। सोर्स एड्रेस देखेगा, चेक करेगा कि यार क्या उस सोर्स को मैं जानता हूँ कि नहीं, ऐसे रैंडमली कोई पैकेट तो आएगा नहीं, तो सोर्स देखता है कि यस ये मेरे जान पहचान का है। फिर आगे की चीजें क्या देखता है, अगर समझ लो वो बहुत बड़ा कोई पैकेज हुआ, ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा पैकेज हुआ, हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर लेते हैं, तो उस पैकेट्स को हमको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भेजना पड़ा। समझ लो कोई कार हो गई, ठीक है, जिसको मैं साथ में नहीं भेज पा रहा हूँ, तो उस कार्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना के भेज रहा हूँ। तो अब क्या है, जब मैंने कार्स के छोटे छोटे पार्ट्स भेजे, अब गाइस वो पार्ट्स जो है ना, वो हो सकता है कि अलग अलग रूट से भी जाएं और हो सकता है एक रूट से भी जाएं, ठीक है। तो जब वो अलग अलग रूट से पहुंचेंगे तो अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, तो उनके ऊपर गाइस क्या होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए कि भाई कौन सा पार्ट किस चीज के लिए है, कहाँ पे काम आएगा और कैसे उसको फिट करना है। तो ये चीज कैसे होती है गाइस, यहाँ पे मैं मार्क करके भेज रहा हूँ छोटे छोटे के अंदर। अब सेम चीज अगर हम कंप्यूटर्स के अंदर करेंगे, हम कंप्यूटर्स के अंदर देखेंगे, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे वो चीज है कि हम डेटा लेते हैं, उसको फ्रैगमेंट करते हैं, उस हर पैकेट के ऊपर मार्किंग करते हैं कि भाई पैकेट नंबर क्या है, चेकिंग के लिए हमने पहले देख ही चुका है, कौन सा रूट वो जाना चाहिए, कौन से टाइप में इनक्रिप्ट होना चाहिए, कहाँ पे जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, टीसीपी आईपी हैंडल करता है। ये सारा कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल है कि भाई डेटा कैसे डिवाइड होना चाहिए, कौन से टाइप के अंदर इनक्रिप्ट होना चाहिए, किस वे में भेजना चाहिए, ये सारी चीजें गाइस टीसीपी डिसाइड करता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन जो हो रहा है, जो मेरा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको पूरा कंट्रोल यही करता है। और प्रोटोकॉल मतलब गाइस मैंने बता दिया, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसने रूल्स सेट कर दिए कि भाई इसी तरीके से तुमको यहाँ पे डिवाइड करना है, इनक्रिप्ट करना है और भेजना है, ताकि रिसीविंग साइड के अंदर इसी तरीके से वो डिक्रिप्ट कर सके, रिसीव कर सके, क्योंकि वो भी वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा, टीसीपी। अभी क्लियर हुआ तेजस, थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी? ओके, तो टीसीपी एंड यूडीपी मैंने आपको बताया। देन आईपी गाइस इसके साथ में है ना। व्हाट डू यू मीन बाय आईपी गाइस? आईपी क्या बोलता है, आईपी होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का गाइस सिर्फ इतना काम होता है कि इंटरनेट पे गाइस कोई भी चीज हो या फिर नेटवर्क के अंदर, नॉट इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट भी एक्चुअली में क्या है गाइस, एक नेटवर्क ही है। ओनली डिफरेंस इज इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इंटरनेट। तो यहाँ पे गाइस आईपी का क्या काम होता है कि जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस है उसके पास एक एड्रेस होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए। अब तुम बोलोगे सर मेरे पास एक मैक एड्रेस, आपने पहले पढ़ाया था कि जब बोला था कि भाई वो तो एक फिजिकल एड्रेस होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने कि कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, जो कि कंपनी उसके ऊपर इनबिल्ट करके देती है। तो यस गाइस, मैक एड्रेस जो होता है गाइस, जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, उसके पर्सनल काम के लिए होता है कि भाई उसके जैसा डिवाइस और तो कोई नहीं है, उसके जैसा डिवाइस और तो कोई नहीं है। लेकिन आईपी गाइस जो यूज होता है वो होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। मैक डायरेक्टली नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर यूज नहीं होता है। इसका जनरल एग्जांपल गाइस मैं आपको बताऊं तो क्या, कि व्हेन यू कनेक्ट योर फोन विद अ हॉटस्पॉट, जब तुम अपने फ्रेंड के फोन से बोलते हो कि भाई अपना हॉटस्पॉट ऑन कर, एंड जब उससे कनेक्ट करते हो तो ड्यूरिंग द कनेक्शन प्रोसेस आप देखते होगे कि लिखा हुआ आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, लिखा हुआ आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि तुम्हारे फोन से एक हॉटस्पॉट जनरेट हो रहा है जो कि एक नेटवर्क क्रिएट करने का कैपेबिलिटी रखता है, और तुम जो हो अपने फोन से उस नेटवर्क के अंदर ज्वाइन हो रहे हो ताकि तुम उस नेटवर्क की चीजें एक्सेस कर पाओ। अब यहाँ पे नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, क्योंकि उसका डेटा ऑन होगा और उसने हॉटस्पॉट जनरेट करके रखा होगा। तो उसके अंदर क्या है, तुमको आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस जब मिलता है तो उससे पता चलता है कि यस तुम क्या है अब इंटरनेट को विजिट कर सकते हो यूजिंग दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस गाइस क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स योर एड्रेस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ एड्रेस
टू ईच कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग राउटिंग, यानी कि राउटर के थ्रू गाइज, राउटिंग मतलब क्या हुआ, किसी नेटवर्क के अंदर कोई डिटेल हमको एक्सेस करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट किधर से किधर भेजनी है, मेरे डेटा को किधर से किधर भेजना है, उस राउटिंग के लिए मुझे आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अगर मेरे पास समझ लो मेरा डिवाइस है ओप्पो A3, ऐसा कोई डिवाइस है मेरे पास, तो जब मैं भेजूंगा गाइज, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो पता होना चाहिए कि भाई ओप्पो A3 का आईपी एड्रेस क्या है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू गाइज वो कम्युनिकेशन करेगा। वो बोलेगा कि भाई आईपी एड्रेस इससे रिक्वेस्ट आई है, इसी आईपी एड्रेस पे यार प्लीज जो भी इसको डिटेल्स चाहिए भेज दो। तो आईपी एड्रेस गाइज यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। और इसीलिए गाइज यहाँ पे क्योंकि टीसीपी आईपी साथ में हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि टीसीपी का काम होता है ट्रांसमिशन भेजना, ट्रांसमिशन कंट्रोल यहाँ पे करना कि किस तरीके से ट्रांसमिशन जाएगा एंड रिसीव होगा। आईपी यहाँ पे क्या हेल्प करता है, टू सी कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या डिवाइसेज है, उनके एड्रेस क्या है और उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। समझ में आया? टीसीपी आईपी, यूडीपी आईपी, समझ में आया? गुड इनफ। अब टीसीपी आईपी देख लिया कि ये भाई कम्युनिकेशन करने का तरीका है, कैसे होता है, ये अभी आपको नहीं पता है। ओनली थिंग ये पता है कि भाई ये किस लिए काम आता है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हैंडशेक प्रोसेस के बारे में देखा। ये हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है। यूडीपी भी इसी की तरह होता है, ठीक है। यूडीपी बहुत कम यूज होता है गाइस, मोस्टली आज के टाइम पे सब टीसीपी आईपी ही यूज करते हैं। यूडीपी यूज होता है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत कम यूज होता है। लेकिन नेक्स्ट आप देखो क्या लिखा है, नेटवर्क कंजेक्शन एंड रीट्रांसमिशन इन टीसीपी आईपी। नाउ सबसे बड़ा चैलेंज गाइस क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर हम भेज तो दे डिटेल्स, लेकिन नेटवर्क क्या है गाइस, एक फिजिकल थिंग है, या तो वो वायर होगा या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा, एक फिजिकल थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक साथ में धड़ाधड़ बहुत सारी डिटेल्स आ गई। तुम नोटिस करते होगे कि जब तुम अपने 12th का रिजल्ट चेक करते हो, ठीक है, जब तुम अपने 12th का रिजल्ट चेक करते हो या 10th का रिजल्ट चेक करते हो, तो तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी साइट क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है। क्यों हैंग हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क कंजेक्शन हो गया कि भाई सर्वर के पास इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ आई कि वो हैंग हो गया, और वो जो रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया गाइस, सर्वर हैंडलिंग की कैपेसिटी कम हो गई, कंजेशन हो गया, और नेटवर्क क्या हो गया हमारा, डाउन हो गया। और अब मैं जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। तो देखो ये होता कैसे है, क्या क्या इसके अंदर तरीके होते हैं। देखो रिसीविंग नोड जो हमारा सर्वर रहेगा, सच एज राउटर कैन नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट। तो देखो ऐसा हो सकता है जो मेरा राउटर है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेज रहा हो, इवन तो उसने रिसीव कर लिया हो डेटा करेक्टली। ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि भाई मैंने राउटर को सारी चीजें भेजी, राउटर ने रिसीव भी कर ली, अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरे राउटर से एक्नॉलेजमेंट आने का कि भाई कब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और मैं कब नेक्स्ट डिटेल्स भेजूं। ये चीज हो सकती है। और जब मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, जब वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा है यहाँ पे, अब दूसरी चीज क्या हो गई है, अब जब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा है तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि सेम वो बहुत सारे डेटा को राउटर रिसीव तो कर रहा है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पा रहा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, राउटर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि उसके पास रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आ रही है। क्यों? अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पे जब राउटर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे डिवाइसेस को नहीं पता है। ध्यान देना गाइस, ये टॉपिक हमने देखा था। हम जब राउटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या होता है, हम राउटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, राउटर जब मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो मेरे साथ साथ सबको रिक्वेस्ट भेजता है, सबको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। और उससे दूसरे डिवाइसेस को पता चलता है कि भाई अब राउटर बिजी होने वाला है, और जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट अवेलेबल होता है उसको पता चलता है कि भाई मेरे पास उसके पास डिटेल हो गई है, अब मैं डिटेल्स भेज सकता हूँ। तो जो एक्नॉलेजमेंट गाइस दूसरे डिवाइसेस के पास पहुंचता है, उससे दूसरे डिवाइसेस को ये पता चलता है कि भाई नेटवर्क अभी बिजी होने वाला है, कोई तो कम्युनिकेशन करने वाला है, इसीलिए दूसरे क्या होते हैं, रुक जाते हैं डेटा भेजना। लेकिन हमारे केस के अंदर गाइस एक्नॉलेजमेंट भेज ही नहीं पा रहा है, तो बाकी सब धड़ाधड़ राउटर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसका इस केस में क्या हो गया, राउटर हमारा स्लो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, द सेंडर नोड रीट्रांसमिट्स द डेटा व्हेन इट डज नॉट रिसीव अ एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेंडर नोड बार बार एक ही चीज वापस भेजेगा अगर उसके पास भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। इससे क्या होता है, कंजेशन और इंक्रीज होता है। फिर क्या होता है, इट रिड्यूसेस द नेटवर्क थ्रूपुट, थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस, राइट। सो यहाँ पे गाइस क्या होगा, सेंडर भी एक ही चीज भेज रहा होगा वापस, बाकी सब भी भेज रहे होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा गाइस, नेटवर्क की कैपेसिटी क्या होगी, नेटवर्क की प्रोसेसिंग कैपेसिटी गाइस क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी और उससे नेटवर्क कंजेशन बढ़ेगा और नेटवर्क की जो प्रोसेसिंग पावर है, जो डिलीवरी पावर है, वो रिड्यूस हो जाएगी। और डिलीवरी पावर को ही गाइस हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। हम क्या बोलते हैं? जो नेटवर्क की एक डिलीवरी पावर होती है कि भाई रिक्वेस्ट को इतने टाइम के अंदर डिलीवर कर देना, जो भी उसने मांगी है चीज इतने टाइम में डिलीवर करना, वो थ्रूपुट गाइस रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा नेटवर्क कंजेशन बढ़ सकता है। अब ये तो तरीका हो गया, लेकिन डिटेक्ट कैसे करें? तो डिटेक्ट करने के लिए गाइस क्या होता है, हम सिम्टम्स देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें दिखने से पता चल सकता है कि भाई हमारा नेटवर्क कंजेशन हो गया है। तो 3 चीजें हैं। एक्सेसिव पैकेट डिले, इसका मतलब क्या है कि जो एक्नॉलेजमेंट है उसके अंदर डिले आ रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, या फिर कोई पैकेट है जो रिसीविंग एंड पे टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे पैकेट डिले हो रहा है, मतलब कंजेशन हो रहा है कहीं पे। लॉस ऑफ डेटा पैकेट, मतलब जो डेटा पैकेट भेज रहा हूँ वो लॉस, उनका वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, करप्ट हो जा रहे हैं, या फिर लूज हो जा रहे हैं। रिट्रांसमिशन, मल्टीपल रिट्रांसमिशन हो रहा है मेरे डेटा के भेजने के चक्कर में, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब मल्टीपल ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस केस में रिट्रांसमिशन बढ़ता है, उससे क्या है, कंजेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब हाउ डू नेटवर्क कंजेशन इज हैंडल्ड? अब गाइस नेटवर्क कंजेशन के अंदर हमारा जो भी रहता है उसको हैंडल कैसे किया जाता है, राउटर कैसे उसको हैंडल करता है। बेसिक तरीका गाइस क्या होता है, बेसिक तरीका जैसे हम हमारा रोड का ट्रैफिक हैंडल करते हैं ना, कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, समझ लो हमारी कोई मेन रोड बंद हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं गाइस, हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे रोड के ऊपर, ताकि थोड़ा ट्रैफिक उसी पे चलने देते हैं, लेकिन आधा ट्रैफिक हम दूसरे रोड के ऊपर मैनेज कर देते हैं, जो कि आगे जाके उसी रोड के ऊपर मिल जाती है। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो उसी रोड से हम 2 लेन्स निकाल देते हैं, एक लेन दूसरे रूट से जाता है, दूसरा एक और लेन निकालते हैं, वो दूसरे रूट से जाता है, वो घूम के इवेंचुअली आगे जाके एक सिंगल रोड पे मिल जाता है, जहां पे हमारी रोड बहुत बड़ी होती है, काइंड ऑफ अ हाईवे होता है, और वहां पे जाके जब वो ज्वाइन होता है तो वहां पे कंजेशन हमारा नहीं होता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा नेटवर्क के अंदर भी कंजेशन हैंडल होता है। होता क्या है कि हमारे पास सेंडर के, देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इंश्योर्स सेंडर्स डज नॉट ओवरफ्लो द नेटवर्क। अब समझ लो यहाँ पे नेटवर्क ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये मेक इंश्योर करता है कि यहाँ पे नेटवर्क ओवरफ्लो नहीं हो। तो ये क्या करता है गाइस, फ्लो ऑफ डेटा पैकेट्स गाइस डाइवर्ट कर देता है। ये क्या करता है, फ्लो ऑफ डेटा पैकेट्स को कंट्रोल करता है और डाइवर्ट करता है जहां पे उसको जरूरत पड़ती है, विद एडिक्वेट परफॉर्मेंस। वो देख के रखता है कि भाई ये रोड के ऊपर ये सही रहेगी, आगे जाके मिल जाएगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो डेटा को उस पर्टिकुलर वे के अंदर, उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू फॉरवर्ड कर देता है आगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, विद दिस मेजर द सेंडर मेंटेन्स अ वैलिड वैल्यू इंडिकेटेड लिमिट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड इनटू नेटवर्क विद बीइंग एक्नॉलेज्ड। तो इससे गाइस क्या होता है कि ये एक लिमिट लगा के रखता है कि भाई डेटा पैकेट्स अगर तुमने इतने सारे भेज दिए हैं तो वेट करो उसका एक्नॉलेजमेंट आने का। अगर तुमने बहुत सारे पैकेट भेज दिए हैं, जस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आगे की भेजना। इसीलिए तुम नोटिस करते होगे कि समझ लो तुम कोई डिटेल डाउनलोड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, वो स्टक होता है, कहीं 76 पे जाके अटक जाता है, कभी 89 पे जाके अटक जाता है। तो होता क्या है, वो एक्चुअली जब बहुत सारे डेटा डाउनलोड हो जाते हैं तो उनको एक्नॉलेजमेंट लेता है कि इतनी सारी चीजें डाउनलोड हो गई है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, इट इंश्योर्स दैट द राउटर अलोंग द पार्ट वर्क्स एज पर देयर कैपेसिटी टू हैंडल द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डज नॉट एंड डू नॉट बिकम ओवरफ्लोड। यहाँ पे गाइस ये भी डिसाइड करके रखता है, मतलब जो हमारा यहाँ पे पूरा आप देख रहे हो टीसीपी आईपी कितना काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब जो कंजेशन है ये सब वही हैंडल कर रहा है। ये देख के रखता है कि भाई कहाँ पे कंजेशन नहीं होना चाहिए। राउटर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है कि राउटर देख के रखता है कि भाई कौन सा बात बराबर है नहीं है, क्या कैपेसिटी है उसकी, बराबर है कि नहीं वो। तो इसके अंदर देखो क्या करता है, रीराउटिंग ऑफ द डेटा पैकेट्स देखो होता है, जब कंजेशन बढ़ता है कहीं पे रीरूट कर देते हैं हम डेटा पैकेट्स को, पहले इस रूट से जा रहा था तो अब दूसरे रूट से जाएगा। सेकंड देखो, इन्फॉर्मिंग द सेंडर अबाउट द कंजेशन टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन रेट। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे नेटवर्क हैंडल नहीं कर पा रहा है तो सेंडर को बोलेगा भाई धीरे भेज, ठीक है, धीरे भेज डेटा ताकि हम डिलीवर कर पाए उस चीज के अंदर। डिलेइंग द ट्रांसमिशन डिपेंडिंग अपॉन कंजेशन लेवल। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है। तो आप नोटिस करोगे अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे कभी गए हो, अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे कभी गए हो सकता है देखो अगर आप नॉर्मल टाइम पे यूज करोगे ना, अगर आप नॉर्मल टाइम पे यूज करोगे तो तुमको इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा, तुम इजीली ओपन कर पाओगे। लेकिन वही चीज गाइस अगर तत्काल में कोई टिकट बुक करनी है, ठीक है, तो 10 से 11 बजे के बीच में तत्काल बुक होती है, 10 बजे होती है, 11 बजे होती है।
तो जब ये दोनों को तुम एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे देखो तो मतलब रिसीव नहीं करेगा डेटा, तुम्हारा क्या है, रिसीव नहीं करेगा, रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करेगा टाइम पे। और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरा ही रिसीव नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देगा। वो लोड होता रहेगा और इवेंचुअली क्या है 5 मिनट बाद खुलेगा, 2 मिनट बाद खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, कंजेशन लेवल जब ऊपर नीचे होता है गाइस, उसके बीच में फिर जो हमारा ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन है, हमारा बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है डेटा सेंड रिसीव करने का, उसको स्लो कर देगा बेस्ड ऑन द डिले। तो ये तरीका होता है गाइस कंजेशन हैंडल करने का, ये तरीका होता है कंजेशन हैंडल करने का उनका। समझ में आ गया गाइस सबको? ये समझ में आ गया सबको? तनिष जूम आउट करो। ओके, नाउ एक बार रीड कर लो। ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारे जो एड्रेसेस, ठीक है, जो एड्रेसेस है गाइस, आईपी एड्रेस जो हमारे थे वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो एड्रेसेस है नेटवर्क में किस तरीके से काम करते हैं। आईपी एड्रेस को अभी हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ गाइस हम यूआरएल के बारे में भी देखेंगे। यूआरएल गाइस क्या होता है कि जो भी समझ लो जो भी हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी वेब ब्राउज़र के ऊपर हम लिखते हैं, टू विजिट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द सर्वर। ध्यान देना गाइस कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस इंटरनेट के चीज़ के ऊपर जाने के लिए, उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए गाइज हमारे पास ये लोकेटर रहता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा गाइज, ये क्या है, ये एक रिसोर्स लोकेटर होता है। इसी को गाइज हम बोलते हैं वेब एड्रेस। इसी को गाइज हम बोलते हैं वेब एड्रेस। www.google.com, www.yahoo.com, youtube.com, उसी के अंदर कोई भी चीज़ ले लो, तुम्हारे जो वेबसाइट पे तुम अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वो एक यूआरएल है। ठीक है, क्या होता है ये यूआरएल गाइस, क्या होता है, वेबसाइट लोकेटर इसको बोल सकते हो, या यूनिफॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये देखो किस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, एक बार देख लो क्या क्या जो तुम्हारा ये रिसोर्स लोकेटर होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। गाइस सबसे पहले इसके अंदर देखो, आप देखोगे ना, इसमें लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जाने के लिए गाइस इस यूआरएल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो क्या क्या चाहिए होता है। एक चाहिए होता है कि कौन से प्रोटोकॉल को ये फॉलो कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल, यानी कि कौन से लॉज को फॉलो कर रहा है ये इंटरनेट पे जाने के लिए। इंटरनेट पे जो रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए जो तरीका ये फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे गए जो तरीका ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं HTTP। ध्यान देना गाइस, जो हमारा HTTP है वो गाइस एक प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करता है हमको ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र है उसके थ्रू इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। इट कुड बी एनी वीडियो, एनी मूवी, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स के लिए कुछ भी अगर एक्सेस करना है तो गाइस प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP। और ध्यान में रखो गाइस, दुनिया के जो मोस्ट ब्राउज़र, मोस्ट नहीं मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 99.99 ब्राउज़र्स जो रहते हैं वो ब्राउज़र्स गाइस HTTP ही फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है इसका HTTP फॉलो करने का, क्योंकि गाइस हमारी जो वेबसाइट्स बनती है ना, जो हमारी डेटा बनता है, हमारी डिटेल्स रहती है, वो किसके फॉर्म में रहते हैं गाइस, HTML के फॉर्म में रहती हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस फॉर्म के अंदर हमारी डिटेल्स रहती है हमारी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर अगर हम किसी चीज़ को भी एक्सेस करते हैं गाइस, तो अगर तुम नोटिस करोगे तो उसका अगर रिसोर्स देखोगे, तो अगर तुम उसका सोर्स कोड देखोगे तो सबसे टॉप पे दिख जाएगा कि वो HTML फॉर्म के अंदर है। To get and receive and send HTML files, guys, we need HTTP। तो इसीलिए गाइज तुम नोटिस करते होगे कोई भी वेबसाइट तुम एक्सेस करते हो, ब्राउजर के अंदर अगर दुनिया की कोई भी चीज एक्सेस करते हो तो गाइज तुमको क्या मिलता है, मोस्टली HTTP मिलता है। इसके अलावा भी क्या मिलता है वो भी बताऊंगा, लेकिन बिकॉज वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं गाइज तो हमको क्या मिलता है, HTTP मिलता है। और गाइज ये दोनों को मिला के हमको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। तो
तो आप यहाँ पे देखो गाइस इसका तरीका कैसे होता है, किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा उसका एड्रेस, कौन से एड्रेस पे है वो, और उस एड्रेस के अंदर क्या पाथ है। तो गाइस टाइप यहाँ पे क्या मेंशन करता है, कौन से टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो सर्वर, या फिर इसको बोल सकते हो देखो टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, कौन से टाइप का सर्वर है। गाइस टाइप का सर्वर है मतलब क्या है, HTTP सर्वर है, कंफ्यूज मत होना। अभी ऊपर देखो यहाँ पे टाइप लिखा है, मैंने बताया कि सर प्रोटोकॉल तुमको HTTP यूज करना है, कुछ भी हम देखते हैं हर वेबसाइट के सामने तो HTTP लिखा रहता है। तो गाइस टाइप ऑफ सर्वर मतलब कि क्या, HTTP सर्वर, वेब सर्वर। HTTP सर्वर मतलब कि क्या होता है गाइस, वेब सर्वर होता है वो, HTTP सर्वर हमारा वेब सर्वर होता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एड्रेस बोल रहा है कि कौन सी स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर, ठीक है, कौन सी स्पेसिफिक एड्रेस यानी कि सर्वर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ सर्वर मतलब कि सर्वर का जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एड्रेस की जगह गाइस अभी अभी हमने देखेंगे कि एड्रेस हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, एड्रेस यहाँ से मिल जाएगा हमको। अब उस एड्रेस के ऊपर पाथ क्या है, बोलने का मतलब क्या है गाइस कि कौन से टाइप का वो सर्वर है, मतलब कि भाई वो सर्वर वेब सर्वर है, ठीक है, कोई दूसरे टाइप का सर्वर है, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। एड्रेस मतलब कि क्या, कि भाई कौन सी जगह है, क्या वो गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है, यूट्यूब है, उस जगह पे। अब उस वेबसाइट के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज हमको चाहिए। अब गूगल है, गूगल को मैं जब देखता हूँ गाइस तो HTTP स्टार्टिंग में लिखा रखता है, मतलब कि गूगल का जो सर्वर है वो एक वेब सर्वर होगा। उसके बाद देखो गूगल लिखता हूँ, इसका मतलब गूगल हमारा एड्रेस हो गया। उस गूगल के अंदर उसके बाद आप देखते होगे स्लैश करके बहुत सारी चीजें आती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गूगल के अंदर स्पेसिफिक जगह पे जो डेटा हमको चाहिए था वो मुझे स्पेसिफिक पाथ से मिलेगा। तो गाइज ये पाथ क्या लोकेट करता है, स्पेसिफिक जगह लोकेट करता है उस सर्वर के अंदर जहाँ पे हमको हमारी रिक्वायर्ड डिटेल मिलती है। तो देखो एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, HTTP गाइज ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, टाइप ऑफ सर्वर स्पेसिफाई कर रहा है। उसके अंदर देखो ये क्या है, encycle.msn.com, ये क्या है गाइज, यहाँ पे सर्वर का एड्रेस है कि कौन से सर्वर पे हमारी डिटेल्स है। उसके बाद उस सर्वर के अंदर कहाँ पे एग्जैक्टली जो डिटेल मुझे चाहिए वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है गाइज, ये पाथ ऑफ द फाइल। ये देखो styles.asp, ये styles.asp गाइज वो कौन से पाथ पे है, हमारा encycle.msn.com जो मेरा सर्वर है उसके अंदर एक फोल्डर है get info और उसके अंदर ये फाइल है styles.asp। तो इस तरीके से हमारा गाइज काम करता है URL। अब जैसे कि हम HTTP गाइज हम देखते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब सर्वर, उसी तरीके से गाइज एक और होता है FTP सर्वर। FTP सर्वर के बारे में भी हम देखेंगे। एक और देख लो यहाँ पे HTTP सर्वर हो गया। उसके बाद देखो एक सर्वर होता है न्यूज करके भी एक सर्वर है, देख सकते हो आप, न्यूज करके भी एक सर्वर होता है। तो ये से अलग अलग टाइप के सर्वर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे पास सर्वर्स होते हैं। अब इसके बारे में URL के बारे में देखो, तीन चीजें हमने देखी। URL के अंदर गाइस तीन चीजें क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसका टाइप ऑफ सर्वर, कौन से टाइप कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, नेम ऑफ द एड्रेस, भाई कहाँ पे एग्जैक्टली हमारी फाइल रहती है, और उसके बाद होता है पाथ कि भाई उस एड्रेस के ऊपर क्या स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे मुझे मेरी रिक्वायर्ड डिटेल्स मिलेगी। तो इस तरीके से गाइस क्या होता है हमारा URL लिखा जाता है। तीन तरीके होते हैं, HTTP, ठीक है, उसके बाद जो मेरा सर्वर का नाम होता है वो, एंड देन उसके बाद स्पेसिफिक पाथ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, HTTP क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यहाँ पे हमारे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आप देखो ये पर्टिकुलर हम URL को कंसिडर कर रहे हैं। HTTP क्या स्पेसिफाई करता है कि भाई प्रोटोकॉल कौन सा है और सर्वर कौन सा है। तो बिकॉज प्रोटोकॉल गाइज यहाँ पे HTTP है तो ये ऑटोमेटिकली वेब सर्वर बन गया है, यानी कि वेब रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्ड करता है, उनको एंटरटेन करता है, जो भी वेब से रिलेटेड इंक्वायरी आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, उनको एंटरटेन करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कोलन दिया हुआ है, ठीक है, कोलन दिया हुआ है और फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, ठीक है, फॉलोज द प्रोटोकॉल स्लैश सर्वर। गाइज ये स्पेसिफाई करता है कि सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है ये कोलन और उसके बाद डबल स्लैश। इसके थ्रू क्या है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई ये सर्वर है, उसके बाद उसके एड्रेस पे जाओ। उसके बाद देखो क्या है, उसका एड्रेस हो गया, हमारा एड्रेस क्या है यहाँ पे www.खोज.com, ये गाइस मेरा एड्रेस है।
इसके अंदर अभी तक स्पेसिफिक डिटेल मैंने कुछ मांगी नहीं है। जब मैं स्पेसिफिक डिटेल मांगूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड उसके हिसाब से उसका आगे पाथ आ जाएगा। उसके बाद देखो नीचे FTP करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ftp.://www.mypubserver.com। तो गाइस FTP यहाँ पे क्या है गाइस, FTP भी क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है और ये कौन सा सर्वर है। तो गाइस FTP भी एक टाइप का सर्वर होता है, ठीक है। ये वेब सर्वर की तरह नहीं होता है, ये नॉर्मल सर्वर होता है, जिसके अंदर गाइस FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है गाइस, FTP टाइप, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है FTP टाइप है यहाँ पे, इतना याद रखो। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि गाइस ये सर्वर जो होता है वो फाइल्स को ऊपर नीचे करने के लिए, सर्वर के ऊपर अपलोड करने के लिए, वापस नीचे लाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ आपको सर्वर दिए होंगे, कौन से टाइप के होते हैं। देखो एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स को गाइस ऑर्गेनाइज करके हायरार्किकल फॉर्मेट में, जिसके अंदर जैसे कि ट्री फॉर्म में होता है ना, एक फोल्डर के अंदर एक, उसके बाद एक और फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, उस तरीके से FTP सर्वर आपको हैंडल करके देता है। ग्रॉफर होता है गाइस, ग्रॉफर गाइस क्या करता है, सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर आपको फाइल ऑर्गेनाइज करने के लिए देता है। ये जैसे कि अगर तुमको चाहिए कि भाई मेरे को वेब की सारी फाइल्स एक जगह चाहिए, तो ये एक पर्टिकुलर वेब का एक मेनू रहेगा, वहां पे आपको वेब की सारी फाइल मिल जाएगी। आप चाहते हो मेरे को डिजाइनिंग की सारी फाइल्स चाहिए तो डिजाइनिंग की मिल जाएगी। आप चाहते हो कि मेरे को बैकएंड वाली फाइल चाहिए, PHP वाली फाइल चाहिए, तो वो सारी एक जगह हो जाएगी। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल गाइस इस तरीके से काम करता है। अगेन HTTP, अभी अभी हमने देखा HTTP गाइस क्या होता है, वेब सर्वर होता है जो वेब रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है, जो क्या करता है, वेब रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि खोज.com देखा, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्वर नेम्स हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स, कॉमनली नॉट ऑलवेज अ वेब सर्वर्स नेम बट बिगिंस विद www फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे गाइस अभी क्या है, यहाँ पे ये अभी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि www.com.खोज.com, इसके 3 पार्ट्स आपको दिखेंगे, एक दिखेगा www, एक दिखेगा खोज और एक दिखेगा .com, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस के। अब गाइस www जो है वो स्पेसिफाई करता है कुछ अलग से, कुछ उसका मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है, कॉमनली यूज होता है, ठीक है। कॉमनली वेब सर्वर जब हम यूज करते हैं तो www डालते हैं, नहीं भी डालते हैं गाइस तो भी कोई दिक्कत होती नहीं है, नहीं भी डालते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बस ये स्पेसिफाई करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हम जाके हमारी डिटेल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। खोज जो है ना गाइस, यहाँ पे ये डोमेन नेम है। ये क्या है गाइस, खोज जो लिखा हुआ है ना हमारा, ये क्या है गाइस, कमर्शियल एंटिटी है। और ये गाइस किस लिए यूज होता है हमारा, ये मेंशन करने के लिए होता है भाई, खोज नाम से स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये बोलता है भाई इस नाम से कोई और कुछ, कोई भी नहीं, इस नाम से कोई और भी नहीं है। उसके बाद सफिक्स आप देखोगे तो .com लिखा है गाइस। .com किस लिए होता है, .com होता है हमारे कंपनीज के लिए। आप देखो .com गाइस किस लिए यूज होता है, ये कमर्शियल एंटिटी के लिए यूज होता है, कंपनी के लिए यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन .org गाइस किस लिए होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है। edu गाइस किस लिए होता है, .edu, ये एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स या यूनिवर्सिटी के लिए यूज होता है। .gov किस लिए होता है गाइस, गवर्नमेंटल एंटिटी होती है, गवर्नमेंटल ब्रांच रहती है उसकी। तो हमारा जो सफिक्स है .com, .edu, .organization, org, वो गाइस क्या है, अलग अलग मतलब होता है उनका, और हर कोई यूज नहीं कर सकता है उसका, जिसको स्पेसिफिक यूज होगा सिर्फ वही यूज कर सकता है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, यहां तक समझ में आया सबको, ये सर्वर एंड सारी चीजें समझ में आया, ये दोनों चीजें समझ में आया। तेजस अगर आवाज आ रही है तो जूम आउट कर लेना गाइज। यहाँ पे क्या करना, अभी हम रुक के एक बार वापस रीड कर लेते हैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर कुछ इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने अभी हम एड्रेसेस की बात कर रहे थे, तो हमने वेब एड्रेस के बारे में देख लिया, ठीक है, हमने वेब एड्रेसेस के बारे में देख लिया, दैट मीन्स कि URL के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आर IP एड्रेस। नाउ गाइज IP एड्रेस को हम वेब एड्रेसेस के साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे जो सर्वर का एड्रेस अभी अभी हमने देखा ना
कि हमने जो नेम जहाँ पे लिखा हुआ था www.खोज.com, www. ये microsoft.com, तो गाइज ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके नेम्स होते हैं, एड्रेसेस हैं। तो ये गाइज लिंक्ड होते हैं आपके आईपी एड्रेसेस से, ये लिंक होते हैं आपके आईपी एड्रेसेस से। हम इनके लिंकेज के बारे में एक अलग से टॉपिक लेंगे, ठीक है, आगे है, अलग से टॉपिक है उसका। हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेस के बारे में देख रहे हैं, तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखें। तो गाइज आईपी एड्रेस नीडेड किस लिए होते हैं, आईपी एड्रेस आर नीडेड सो दैट डिफरेंट नेटवर्क्स के कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको यही चीज बताया, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, हर नेटवर्क डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, हर राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो गाइज आईपी एड्रेस क्या करता है, बेसिकली एक डिवाइस को रिकग्निशन दिलाता है नेटवर्क के ऊपर एंड उसके कम्युनिकेशन के लिए उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेस कैन बी थॉट एज अ यूनिक सीरीज ऑफ नंबर्स, ठीक है, यूनिक सीरीज ऑफ नंबर है जो कि कंप्यूटर को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए नेटवर्क के ऊपर हेल्प करता है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है गाइज, ये आईपी एड्रेस है, तो ये इसीलिए टीसीपी आईपी को हेल्प करता है कम्युनिकेशन से। क्यों? क्योंकि अब ये टीसीपी को हेल्प कर रहा है नेटवर्क के ऊपर अपनी यूनिक एक चीज दिखाने के लिए कि भाई यूनिकली ये मेरा एड्रेस है। तो इसीलिए टीसीपी को हेल्प करता है आईपी यूनिकनेस दिखाने के साथ कि भाई मेरा ये चीज, मेरा एड्रेस यूनिक है, तो तुम यूज कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन के अंदर मेल को, कि तुम अपना कम्युनिकेशन 100% सक्सेसफुली रन कर सको। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट थ्रू द टेलीफोन नंबर, जैसे कि क्या है, हम टेलीफोन नंबर्स को यूज करते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेलीफोन। जैसे कि टेलीफोन नंबर्स होते हैं 10 डिजिट्स के, वैसे ही कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनको एक नेटवर्क के ऊपर। आईपी एड्रेस गाइस किस तरीके से लिखे जाते हैं, ऐसे 192.168.1.1। तो यहाँ पे गाइस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस चार नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है गाइस, सेपरेटेड बाय 3 डॉट्स। चार नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है सेपरेटेड बाय 3 डॉट्स, 216, 27, 61 एंड 137। ये चार नंबर्स का कॉम्बिनेशन है गाइस, सेपरेटेड बाय डेसिमल नंबर्स। मैं इसके बारे में डिटेल में एक अलग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है कि भाई ये 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको अभी फिलहाल रेंजेस नहीं बता रहा हूँ कि किस रेंज के बीच में होता है, बिकॉज अभी वो स्कोप में नहीं है अभी, ठीक है, कि भाई क्या नंबर्स हो सकते हैं और क्या नंबर्स नहीं हो सकते हैं, वो अभी आपके स्कोप में नहीं है। आपको बस आईपी एड्रेस के बारे में ये याद रखना है कि भाई ये 4 नंबर्स का एड्रेस होता है जो कि सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स होता है। इसके नीचे आप देख रहे होगे, देखो सेम आईपी एड्रेस है, ओनली डिफरेंसेस कि इसको इसके बाइनरी फॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। 216 का बाइनरी एक्सपेंशन गाइस ये होगा 11O11O, ये 216 का बाइनरी एक्सपेंशन है। वैसे ही सेकंड डेसिमल का गाइस यहाँ पे क्या है, बाइनरी एक्सपेंशन है OOO11O11, ये गाइस 27 का बाइनरी एक्सपेंशन है। तो ये आईपी एड्रेसेस होते हैं नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के ऊपर अपना एक स्पेशली आइडेंटिटी बनाने के लिए, और जो आइडेंटिटी कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। नाउ कमिंग टू आईपी वर्जन्स। तो गाइज हमने आईपी के 2 वर्जन देखे थे, IPv4 एंड IPv6, ये 2 वर्जन देखे थे। नाउ IPv4 मतलब गाइज क्या होता है, IPv4 आपको क्या बताता है, ये गाइज अभी ऊपर देखा हमने, IPv4 गाइज ये होता है 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय दिस डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे 4 जो है ना गाइज, ये जो 4 आपको दिख रहा है वो ये स्पेसिफाई करता है कि 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है गाइज, 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा हो, ये 32 बिट एड्रेस है। ये क्या है गाइज, 32 बिट एड्रेस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 32 बिट एड्रेस? इसका मतलब ये हुआ गाइज, ये जो 4 नंबर्स है ना, ये जो 4 नंबर्स हैं, इनका पूरा एक्सपेंशन टोटल 32 बिट्स का होना चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे ना गाइज, तो टोटल आपको कितने बिट्स मिलेंगे, 32 बिट्स मिलेंगे। ऊपर भी देखते रहो गाइज,
नीचे से देखेंगे हम, यहाँ से टोटल बिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना चारों नंबर्स के, तो यहाँ से जब हम देखेंगे इनको गाइज तो टोटल बिट्स मुझे मिलेंगे 32 बिट्स। अब आप नोटिस करो गाइज ये 32 बिट्स चार नंबर्स के लिए डिवाइडेड है, तो चार नंबर्स के अंदर अगर चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा इस 32 बिट्स को, दैट मीन्स कि ये देखो 8 8 8 8, यानी कि हर नंबर 8 बिट का होना चाहिए, राइट यानी कि हर नंबर 8 बिट के अंदर अंदर हो सकता है, 8 बिट का नंबर उसको मिलेगा, राइट यानी कि हर नंबर 8 बिट का होना चाहिए। यहाँ पे गाइज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2:32। अब गाइज यहाँ पे ये 2:32 इसीलिए बोला है कि ये चार नंबर्स के अंदर हम 2:32 एड्रेसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4 बिलियन एड्रेसेस मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन गाइज नोटिस आप करोगे ना तो आज के टाइम पे जितने डिवाइसेस हैं उसके हिसाब से 4 बिलियन एड्रेसेस कम पड़ जाएंगे। 4 बिलियन तो गाइज आज के टाइम पे सिर्फ स्मार्टफोन्स होंगे, 4 बिलियंस तो गाइज स्मार्टफोन होंगे सिर्फ इंडिया के अंदर। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.3 की पॉपुलेशन है, हर बंदे के पास मोस्टली 2 से 3 फोन होंगे, ठीक है हमारे पास एक हो गया, मतलब हर फैमिली के पास मतलब इतने फोन होंगे। यूएस बाकी जगह तो छोड़ो, तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आईपी एड्रेसेस कम पड़ ही जाएंगे, ठीक है ये इवेंचुअली क्या है आईपी एड्रेसेस कम पड़ ही जाएंगे। ध्यान क्या देना है गाइज यहाँ पे, एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, IPv4 क्या है, चार नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड 32 बिट एड्रेस होता है। 32 बिट एड्रेस किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं गाइज, 8 बिट हर नंबर के पास होते हैं, 8 बिट का नंबर होता है और ये टोटल मिला के 32 बिट्स बनाते हैं। फिर क्या देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, सिमिलरली IPv6 भी होता है गाइज। IPv6 क्या बोलता है, IPv6 बोलता है गाइज कि ये भी उसी के तरह होता है, ये भी उसी के तरह होता है, ओनली डिफरेंसेस इसके अंदर गाइज जो नंबर होते हैं ना वो 6 होते हैं, यहाँ पे जो 6 स्पेसिफाई कर रहा है गाइज वो 6 होते हैं और हर नंबर की रेंज थोड़ी बड़ी होती है। तो होता क्या है गाइज, आप नोटिस करोगे 128 बिट का एड्रेस है, ये 128 बिट का एड्रेस है। अगर आप 128 को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड 128 इन 6 पार्ट्स, अगर आप इसको 6 पार्ट्स के अंदर गाइज डिवाइड करोगे ना आप, तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपको हर नंबर कितने बिट का मिलेगा, कोई बता सकता है इसको, हर नंबर गाइज आपको कितने का मिलेगा, कोई बता सकता है क्या, 128 को अगर मैं 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो ये होगा क्या, ए पार्ट पे तो 21 कुछ आएगा ना, 21, 128 को मतलब 3 से डिवाइड कर 6 से डिवाइड करना है ना, यस हाँ तो 21 ऐसा कुछ आएगा। ओके एक सेकंड, ऑलराइट गाइज यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है एक चीज मैं क्या बताना भूल गया, दैट इज IPv4 के अंदर जैसे कि मैंने जब नंबर्स बोला ना, ये जो नंबर्स मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो ये क्या है गाइज डेसिमल फॉर्म के अंदर नंबर है, ठीक है ये चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये डेसिमल नंबर के अंदर है, मतलब 8 बिट वाले नंबर हो सकते हैं, 0 to 9 तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। IPv6 में गाइस थोड़ा सा अलग है, IPv6 में सेम 6 यहाँ पे वैल्यूज होगी जो कि डॉट सेपरेटेड होगी, ओनली फर्क क्या है गाइस, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होते हैं, इसके अंदर डेसिमल वाले यूज नहीं होते हैं, इसके अंदर हेक्साडेसिमल होते हैं। जो हेक्साडेसिमल एड्रेसेस हम यूज करते हैं ना वो हेक्साडेसिमल होते हैं, याद करो 0 to F हम यूज कर सकते थे हेक्साडेसिमल के अंदर, गाइज हम क्या यूज करते थे, 0 to F यूज करते थे हम हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, हेक्साडेसिमल के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, हम हेक्साडेसिमल के हिसाब से देखें तो इसके अंदर गाइज क्या होता है, हर एक नंबर 4 हेक्साडेसिमल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, 4 हेक्साडेसिमल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है हर एक नंबर। तो गाइज जब 4 हेक्साडेसिमल हर एक नंबर यूज करेगा तो नीचे देखो एक बार, ये देखो हमको IPv6 का एड्रेस ना कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे गाइस क्या है IP, ओके एक सेकंड रुको,
IPv6 के अंदर देयर शुड बी 6 पार्ट्स। राइट गाइज, यहाँ पे ये 8 सेगमेंट्स होते हैं, माय बैड, ये 8 सेगमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली अब देखो तुम्हारा कैलकुलेशन बराबर बैठेगा, ठीक है। IPv6 जो होता है ना गाइज, इसके अंदर 8 होता है। तो अगर 128 को तुम जब 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, 128 को तुम जब 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, तो गाइज यहाँ पे हर पार्ट गाइज तुमको क्या मिलेगा, 16 पार्ट्स के अंदर तुमको हर पार्ट क्या मिलेगा गाइज, 16 पार्ट के अंदर, यानी कि हर एक नंबर जो होता है ना वो 16 बिट्स का होता है। अब फर्क देखो गाइज, IPv4 के अंदर हर एक नंबर 8 बिट का था, IPv4 के अंदर हर एक नंबर हमारा 8 बिट्स के अंदर था। हेलो गाइज, आवाज आ रही है मेरी? IPv4 के अंदर गाइज क्या है, हमारे 8 बिट्स यहाँ पे यूज हो रहे थे, एंड IPv6 के अंदर 16 बिट्स हो रहे हैं गाइज हर एक नंबर के अंदर, और उसमें भी टोटल 6 नंबर्स है हमारे पास, उसके भी अंदर क्या है गाइज, टोटल 6 नंबर्स है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस रेंज के अंदर इसके वैल्यूज जाते होंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है बहुत बड़ा सा, ये नंबर, इतने एड्रेसेस पॉसिबल है, इतने एड्रेसेस पॉसिबल है। तो इतने जब एड्रेसेस पॉसिबल है ना गाइज, तो ये इतने एड्रेसेस हैं कि दुनिया के पास हर एक बंदे के पास 100 एड्रेस भी होंगे ना, तो भी एड्रेसेस खत्म नहीं होंगे। तो सोचने वाली बात क्या है गाइज, यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको एक विंडो दिखाई थी जिसके अंदर हमने अडेप्टर के सेटिंग्स देखी थी। तो उसके अंदर वो दोनों को सपोर्ट कर रहा था, TCP/IP v4 एंड TCP/IP v6। वो गाइज इसीलिए कर रहा था कि अब जो हमारे नेटवर्क्स हैं, वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम IPv4 टू IPv6। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम IPv4 को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम यूज करते हैं, और जहां पे IPv4 नहीं यूज हो पा रहा है प्रॉपरली, उधर हम IPv6 को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस देख लो एक बार, यहाँ पे डिफरेंस देखो, देखो IPv4 32 बिट्स का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है। IPv4 के अंदर गाइस यहाँ पे 4 हम वैल्यूज यूज करते हैं यूजिंग डॉट से सेपरेटेड। IPv6 के अंदर गाइस हम 8 वैल्यूज यूज कर सकते हैं, ठीक है, 8 वैल्यूज यूज करते हैं, जिसके अंदर गाइस वो 8 वैल्यूज होती हैं जो डॉट सेपरेटेड रहती हैं। ये 8 वैल्यूज रहती हैं डॉट सेपरेटेड रहती हैं। देखो कैसा दिखा रहा है, x डॉट x डॉट x डॉट x, ठीक है। अब गाइस जो डेसिमल वैल्यूज रहती है ना, वो इसके अंदर 0 to 25 यूज होती है, 0 to 225 यूज होती है। तो गाइस यहाँ पे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे जो ये x की वैल्यू दिख रही है, किसी की भी वैल्यू 225 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो कोई भी वैल्यू 226 नहीं हो सकती है, 257 नहीं हो सकती, 258 नहीं हो सकती, 300 नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू गाइस हर एक नंबर की 255 ही रहनी चाहिए। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि IPv4 के अंदर जो मैक्सिमम IP एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ, वो क्या यूज कर सकता हूँ, 225.225.225.225, ये मैक्सिमम एड्रेस है जो IPv4 के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। ये मैक्सिमम एड्रेस है गाइस जो IPv4 के अंदर मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस क्या देखो, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑलरेडी। डेसिमल वैल्यूज यूज होगी, रेंज क्या है 0 to 255, ठीक है। 4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा है देखो, 3 पीरियड्स, यहाँ पे IPv4 मस्ट कंटेन 3 पीरियड्स एंड 4 ऑक्टेट्स। इसका मतलब गाइस क्या है यहाँ पे कि 4 यहाँ पे वैल्यूज होनी चाहिए और 3 डेसिमल पॉइंट्स होनी चाहिए। ये स्पेसिफाई करता है हमारा एक IPv4 का एड्रेस। उसके बाद IPv6 का एड्रेस देखो क्या बोलता है गाइस, IPv6 का 2 तरीके के एड्रेस है। IPv6 के अंदर 2 तरीके के एड्रेस है, एक यहाँ पे देख सकते हो 8 डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज रहेगी, नीचे दिया हुआ है देखो हेक्साडेसिमल वैल्यूज। हेक्साडेसिमल वैल्यूज गाइस कहाँ से कहाँ हो सकती है, 0 से लेके FFFF। तो गाइस यहाँ पे एक F देखो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 0 to F, यानी कि 0 to 15, यानी कि 16 वैल्यूज हो गई इसके अंदर। 16 4 बार यूज कर रहा है गाइस, ये 16 4 बार यूज कर रहा है सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए। 16 यूज कर रहा है 4 बार सिंगल वैल्यूज के लिए, यानी कि एक वैल्यू गाइस कहाँ तक स्टोर कर सकती है, 16 into 4 टाइम्स। अब आप देख लो 16 into 4 टाइम्स कितना हो गया, 16 into 4 टाइम्स गाइस हो गया आपका 64, यानी कि एक वैल्यू गाइस आपका स्पेसिफाई कर रही है 64।
सॉरी 16 गाइज, यहाँ पे 16 into 4 नहीं, 16 raised to 4 सिर्फ एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 raised to 4 एक सिंगल वैल्यू, इनटू 8 करोगे तो उतने एड्रेसेस एप्लीकेबल है, तो इसीलिए आपने ऊपर जो नंबर देखा था इतना बड़ा था। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, देखो हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 से लेके FF तक चलेगा, सेपरेटेड बाय कोलन्स। उसके अंदर डेसिमल था IPv4 के अंदर, ये कोलन्स के साथ सेपरेटेड रहता है गाइस। 8 सेगमेंट्स रहते हैं इसके अंदर, 8 सेगमेंट्स इसके अंदर रहते हैं। और इस तरीके से देखो मैं इसको शो कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से दिया है, ये देखो ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। यहाँ पे देखो ये डबल कोलन स्पेसिफाई कर रहा है, ये गाइस डबल कोलन क्या स्पेसिफाई करता है, 0 को स्पेसिफाई करता है। जब यहाँ पे देखो क्या दिया है 2001 DB8, यहाँ पे ये स्पेसिफाई, उसके बाद देखो डबल कोलन से, यानी कि इसके बाद की सारी वैल्यूज गाइस 0 है, यानी कि 2 स्टार्टिंग के वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू और बाद की 6 वैल्यू 0 है। सिमिलरली उसके बाद वाले में देखो स्टार्टिंग में 2 कोलन है, उसके बाद की 2 वैल्यूज है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 6 वैल्यूज है वो 0 है, और लास्ट की जो वैल्यूज हैं सेकंड लास्ट वैल्यू 1 2 3 4 एंड लास्ट वैल्यू 5 6 7 8। सिमिलरली देखो बीच में भी डाल रखा है, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज दी है, उसके बाद देखो डबल कोलन डाल दिया, उसके बाद 2 वैल्यूज हैं, तो ये लास्ट की 2 वैल्यूज बराबर है, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज बराबर है, इसके बीच में जो 4 वैल्यूज थी वो क्या हो गई है 0। स्टार्टिंग की ये बीच में जो 4 वैल्यूज है वो गाइस 0 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये चीज ये बराबर है, ये और ये दोनों सेम है गाइस, ये और ये दोनों गाइस सेम है, ये और ये दोनों के दोनों गाइस सेम है। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे देखो इसने ओके यहाँ पे सॉरी अलग है गाइस, थोड़ा सा आज क्या है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये अलग है क्यों, क्योंकि सेंटर में देखो यहाँ पे ये 2 मैंने यूज किए हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को न यूज करके यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ कोलन्स भी डालूंगा तो भी चलेगा। तो इस लास्ट वाले एड्रेस को गाइस मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस लास्ट वाले एड्रेस को मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट वाले एड्रेस को देखो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लास्ट वाले एड्रेस को मैं लिख सकता हूँ 2001 कोलन 0 BD8, यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ 0 GB8, उसके बाद कोलन, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 0001, उसके बाद देखो डबल कोलन डाल दूंगा मैं, इसका मतलब बाद की 0 वैल्यूज हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो 0AB9 देखो मैं लिख सकता हूँ कोलन C0A8 ये लिख सकता हूँ, एंड उसके बाद देखो 0102 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये गाइज है हमारा नॉर्मल IPv6। उसके बाद देखो क्या है, हम दूसरा तरीका भी है एक IPv6 ड्यूअल एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है गाइज, IPv6 तो रहता ही है, इसके अंदर IPv4 रहता है, दोनों साथ में यूज होते हैं। कैसे यूज होता है, स्टार्टिंग का देखो 6 जो दिख रहे हैं तुमको, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के 6 हैं, ये 6 बिट्स जो हमारे रहेंगे वो IPv6 वाले रहेंगे। लास्ट के जो 2 दिख रहे हैं वो 4 के फॉर्म में होंगे। अब गाइज अगर आप टोटल देखोगे ना तो टोटल ये 128 ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा y जो है गाइज, यहाँ पे जो मेरा IPv6 का y है वो गाइज क्या है, मेरा 16 बिट्स का है, मेरा जो y है 16 बिट्स का, ये भी 16 बिट्स का, सारे 16 बिट्स के। अब मेरे जो x है गाइज वो मेरा IPv4 वाला है, और IPv4 के अंदर मुझे पता है कि हर एक जो मेरा डेसिमल रहता है वो 8 बिट्स का होता है। तो देखो इसके 4 जब मैं कंबाइन करूंगा, यहाँ पे देखो ये 2 हैं, ये एक 16 बिट बनाएंगे और ये एक 16 बिट बनाएंगे, तो ओवरऑल जब मैं एड्रेस चेक करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरे 128 बिट्स, मुझे मेरे 128 बिट्स मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा है क्या, नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो गाइस, IPv6 है, ठीक है, y से इंडिकेट कर रहे हैं, IPv4 वाले पोर्शन को x से इंडिकेट कर रहे हैं। y के जो गाइस है वो सेगमेंट्स हैं, किसके, IPv6 वाले सेगमेंट्स हैं, 0 से लेके FF तक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट के जो 2 हैं गाइस उसको हम यहाँ पे देखोगे IPv6 वालों को देखो कोलन से हम सेपरेट करके रखते हैं, नॉट द पीरियड, मतलब कि डॉट वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे 6 सेगमेंट्स हैं हमारे क्या हैं, 6 सेगमेंट्स हैं,
IPv6 के। IPv4 वाले गाइस क्या है, यहाँ पे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, और ऑक्टेट गाइस, ऑक्टेट हम इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे इसको क्योंकि 8 बिट्स यूज हो रही है इसके अंदर। वैल्यूज आपको पता है 0 से लेके 225 यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड वाले साइन से हम इनको सेपरेट करके रखते हैं, इसका मतलब डॉट वाले साइन से। तो लास्ट में आप देख रहे हो ये 4 हमारे IPv4 वाले हैं, और स्टार्टिंग के जो 6 हैं वो IPv6 वाले हैं। तो जब ऐसे एड्रेसेस गाइज हमको मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, IPv6 एड्रेसेस होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, जिसके अंदर IPv4 भी होता है और IPv6 भी होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। IPv6 के देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखो क्या बता रखे हैं। कोलन, डबल कोलन्स का मतलब गाइस एग्जैक्टली द सेम, जीरो स्टार्टिंग के 4 जीरो होंगे, और यहाँ पे सॉरी 6 जीरो होंगे, और देखो लास्ट में डॉट नोटेशन वाले हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में गाइस यहाँ पे देखो ये वाले के अंदर IPv6 सब जीरो हैं, IPv4 देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर आप देखो तो क्या बोल रहा है, देखो IPv6 के 2 वैल्यूज हैं, और लास्ट की 4 वैल्यूज IPv4 वाली है। सिमिलरली देखो IPv6 यहाँ तक है, इसमें स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज 0 हैं, लास्ट की 2 वैल्यूज दी हुई हैं, और लास्ट की देखो यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं वो IPv4 की हैं। ये क्या है गाइस, वैल्यू IPv4 की है। अगेन देखो इसी लास्ट वाले सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट की 4 वैल्यू IPv4 की है, IPv6 के 6 पार्ट्स के लास्ट के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स गायब है तो वो 0 है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में स्टार्टिंग के लास्ट के 4 पार्ट्स IPv4 के रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे IPv6 वाला पार्ट अगर हम देखें तो बीच में देखो 2 कोलन्स हैं, तो यानी कि बीच वाला पार्ट 0 है। स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हुई है IPv6 की, स्टार्टिंग की 2 लास्ट की 2 पार्ट IPv6 वाले पार्ट की दी हुई है, यानी कि IPv6 के बीच के जो 2 पार्ट्स हैं दैट इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट 0 रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज, बस लास्ट वाली चीज गाइस देख लो कि हमारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, IPv4 का देखो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 8 बिट्स हैं, इसीलिए ऑक्टेट बोला जा रहा है। सेम देखो IPv4 का देखो 89 है, उसका ऑक्टेट फॉर्म के अंदर क्या वैल्यू रहेगा, ये कंबाइन करके गाइस ऑक्टेट फॉर्म जब हम 8 बिट कंबाइन करते हैं तो 32 बिट एड्रेस मिलता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं IPv4 एड्रेस। सिमिलरली 8 सेगमेंट वाला एड्रेस आप देख लो, ये देखो 8 सेगमेंट वाला एड्रेस है। हर एक सेगमेंट का देखो यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखा है, हर एक सेगमेंट का यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखा है। और गाइज यहाँ पे जो बिट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये टोटल 16 बिट एड्रेस होगा, ये गाइज टोटल 16 बिट एड्रेस है। और हर एक के अंदर आप 16 बिट एड्रेस देखोगे, जब 8 के 8 को मिलाओगे तो आपको टोटल कितने मिलेंगे गाइज, 128 बिट्स मिलेंगे। तो IPv4 एंड IPv6 ये 2 टाइप के हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, और ये एड्रेसेस जिनकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे गाइज अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो गाइज जब मेरा ये कंप्यूटर खुला हुआ है, तो अब मैं देखो अगर मुझे IP से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देखना है मेरे लैपटॉप का, तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, IP कॉन्फ़िग, ये ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ आपको। अब नीचे देखो यहाँ पे IP के देखो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वायरलेस लैन अडाप्टर के देखो सेटिंग्स, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मीडिया डिस्कनेक्टेड, ठीक है। वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क 4 की सेटिंग यहाँ पे देखो डिस्कनेक्टेड है। गाइज यहाँ पे क्या है, ये वायरलेस लैन वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे देखो वाईफाई अडाप्टर वाले सेटिंग की, यहाँ पे देखो ये क्या है गाइज, मेरा IPv6 एड्रेस है, लोकल वाला IPv6 एड्रेस है, देखो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में आ रहा है ये। सिमिलरली देखो IPv4 का एड्रेस है, देखो डॉटेड फॉर्म के अंदर सेपरेटेड है, 4 वैल्यूज है मेरी। ये सबनेट मास्क, ये भी एक IP एड्रेस है V4 वाला, ये भी एक IP एड्रेस है V6 वाला, ठीक है, ये भी एक IP एड्रेस है V6 वाला। गाइज इसके अंदर देखो अभी फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे। देखो इसके अंदर क्या है कि IP डिटेल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया ना वही है। ये देखो ये जो IP डिटेल्स आपको दिख रही है यही आपकी IP डिटेल्स है, ठीक है। IPv4 IPv6 दोनों आपको IP एड्रेसेस यहाँ पे देखने मिल गए हैं। कि इसका मतलब देखो क्या है कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे IPv6 एंड IPv4 दोनों एड्रेसेस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्या है, मेरा नेटवर्क उसको यूज़ करता है जब उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो अकॉर्डिंगली क्या है उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है।
सो आज के लेक्चर में गाइज आईपी एड्रेस और ये सारी चीजें हैं, ये ऑल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है गाइज। इसको एक बार रीड करोगे, जो हमने भी पढ़ा है ना, ये सारी चीजें एक बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें यू विल स्टार्ट गेटिंग। डाउट होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ ही, आप मुझसे डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट।